नमस्कार विद्यार्थियों, हम रीतिकाल के कवियों के विषय में पढ़ रहे थे और हम एक रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि के बारे में चर्चा कर चुके थे। हमने रीतिसिद्ध में बिहारी जी के बारे में पढ़ा था और रीतिबद्ध में हमने केशवदास जी के बारे में पढ़ा था। केशवदास जी और चिंतामणि के विषय में एक विवाद की जानकारी मैंने आपको दी थी कि जितने भी आलोचक हैं उनमें रीतिकाल के प्रवर्तक कवि को लेकर के विवाद है, मतभेद है, और वो मतभेद दो कवियों के मध्य है। पहले कवि का नाम है केशवदास, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दूसरे कवि का नाम है चिंतामणि, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या विवाद है उसकी भी जानकारी आपको दे देती हूँ। वैसे लगभग सभी आलोचक जो हैं वो केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं, परंतु यहाँ रामचंद्र शुक्ल का जो मत है वह भी कम नहीं आंका जा सकता। उनका ये कहना है कि यदि हम जन्म काल के हिसाब से या रचना काल के हिसाब से देखें तो केशवदास जी रीतिकाल के आचार्य प्रवर्तक ठहरते हैं। हालांकि प्रथम रीति ग्रंथ इनके द्वारा रचित नहीं है। प्रथम रीति ग्रंथ हम कृपाराम जी की हितरंगिणी को मानते हैं। परंतु उनमें रीति तत्व कम होने के कारण उनको हम प्रवर्तक नहीं मान सकते, और इसलिए भी नहीं माना जा सकता क्योंकि उनके बाद जो परंपरा चली वो रीति परंपरा नहीं चली। ठीक है, बात करते हैं केशवदास जी की रचना के तरीके को, यानी रचना की रीति को देखते हुए क्या तरीका था, क्या मार्ग था, क्या शैली थी, क्या परिपाटी थी, के लक्षण ग्रंथों को आधार मान करके काव्य रचना की जाती थी। यानी आधार क्या होता था? काव्यांग। और काव्यांग को आधार मानकर जो रचना होती थी वह ग्रंथ क्या कहलाते थे? लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ क्यों कहलाते हैं इसका भी अर्थ समझ लीजिए। हम रीति ग्रंथ इन्हें ही रीति ग्रंथ कहते हैं और इन्हें ही लक्षण ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि इनमें जितने भी काव्यांग हैं, चाहे वो रस है, छंद है, अलंकार है, नैक नैक का भेद है, रीति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, ये सभी काव्यांग कहलाते हैं। जितने भी काव्यांग थे उन काव्यांगों के लक्षणों के आधार पर या तो पहले लक्षण दिए गए और बाद में उदाहरण समझाया गया, और या फिर पहले उदाहरण दिया गया और बाद में लक्षण स्वरूप में उस काव्यांग की या कविता की रचना की गई। तो इस दृष्टि को अगर अपन ध्यान में दें, इस शैली को यदि अपन ध्यान में रखें, तो केशवदास जी प्रथम आचार्य यानी प्रवर्तक आचार्य ठहरते हैं। परंतु शुक्ल जी का यहाँ पर कहना है कि केशव शुक्ल जी क्योंकि इन्हें भक्ति काल की अंतिम सीमा पर रखते हैं, यानी केशवदास जी को उन्होंने रीति काल में नहीं भक्ति काल में स्थान दिया। परंतु उनका यह भी कहना है साथ में कि चिंतामणि को क्यों माना जाए? चिंतामणि जी को इसलिए माना जाए क्योंकि इन के काव्य रचना के 50 वर्षों तक कोई भी इस तरीके का ग्रंथ नहीं रचा गया। यानी वो जो परंपरा थी लक्षण ग्रंथों की वो केशवदास जी के बाद 50 वर्षों तक थमी रही, उस तरह की काव्य रचना नहीं हुई। परंतु जब हम चिंतामणि जी का समय देखते हैं, चिंतामणि का समय देखते हैं, तो इनके बाद ही लक्षण ग्रंथों की अजस्त्र धारा चल पड़ी, यानी कि लगातार उस तरह के उस शैली के बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। इसलिए हम प्रवर्तक रूप में चिंतामणि को रख सकते हैं। परंतु आपको बता दूं, ये मत केवल और केवल रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, बाकी समस्त आचार्य इनसे सहमत नहीं है। तो परीक्षा में यदि इस तरह का सवाल आता है कि रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल के प्रवर्तक किन्हें मानते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए चिंतामणि। और यदि सामान्य रूप से ये प्रश्न आता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किन्हें माना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए केशवदास। ये एक तरह का विवाद था, और अक्सर विवादों पर प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और स्नातक स्तर की परीक्षाओं में भी, तो आपका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं चिंतामणि जी की, और इनके जन्म, इनकी रचना काल, इनकी कृतियों के नाम, उनके आधार क्या क्या रहे, उन सभी में बात करते हैं। 3 कवि आचार्य इस समय सगे भाई थे जो काव्य रचना कर रहे थे। यदि हम इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो भाई तो 4 हैं, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर या नीलकंठ, 2 नाम मिलते हैं।
तो भाई तो 4 है, लेकिन काव्य रचना में नाम 3 ही आते हैं। पहला नाम है चिंतामणि स्वयं, दूसरे है भूषण, तीसरे भाई हैं इनके मतीराम, बहुत ही प्रसिद्धि पाई तीनों ने ही। चौथे भाई हैं जटाशंकर, या कहीं इनका नाम मिलता है नीलकंठ। इन दोनों का कोई काव्य जीवन नहीं है, इनकी कोई कवित्व जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, इनकी किसी रचना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये 3 भाई तीनों ही रीतिकाल में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और तीनों का कवित्व जीवन के बारे में बहुत सारे प्रश्न स्नातक स्तर पर भी और आगे की प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो तीनों को ही पढ़ेंगे हम शुरू चिंतामणि से कर रहे हैं। इन्होंने कई जगह इनका एक दूसरा नाम भी मिलता है मणिमाल। तो कभी ऐसा बिरला सवाल आ जाए परीक्षा में, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे बिरले सवाल ही आते हैं, तो मणिमाल से भी इन्होंने कुछ कविताओं की रचना करी है, कुछ काव्य रचना इन्होंने, जहां पर इन्होंने अपना नाम चिंतामणि नहीं मणिमाल बताया है। तो कुछ एक चीज कॉमन है दोनों के नाम से, तो आपके लिए याद करना बड़ा ही सहज हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं जन्म काल की तरफ। जन्म था 1609 ईस्वी। अब हम बात संवत की नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि संवत और ईस्वी सन में 57 साल का फर्क है। तो आप कोई भी चीज याद करें, यदि आप रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें जितने भी तारीखें या जितने भी वर्षों के अंक दिए गए हैं, वो सभी विक्रम संवत में दिए गए हैं। तो उन्हें याद करने में कभी कभी आपको गड़बड़ हो जाती है, तो आप उनको ईस्वी में बदल करके फिर ही याद करें, ताकि याद करने में कठिनाई ना हो। क्योंकि कुछ लोगों को अंक जो है वो चित्रात्मक रूप में याद रहते हैं, और चित्रात्मक रूप में जब याद रहते हैं तो हम पीछे की इकाई ईस्वी सन है या विक्रम संवत है भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। तीनों ही भाइयों का जन्म जो है तिकवापुर नाम की जगह, जो कि कानपुर में स्थित है, वहां पर हुआ। और तीनों ही काव्य जीवन में या कवित्व जीवन में अपना एक श्रेष्ठ स्थान रीतिकाल में बनाते हैं। जैसे चिंतामणि और मतीराम का यदि हम नाम लेते हैं, तो ये दोनों ही रीतिबद्ध श्रेणी में और रस सिद्ध अलंकार सिद्ध कवियों के रूप में जाने जाते हैं। और यदि भूषण का नाम लेते हैं, तो ये रीतिबद्ध श्रेणी में तो हैं, परंतु इनका नाम वीर रसात्मक कवि के रूप में जाना जाता है। तो तीनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तीनों का आपस में मिलाइएगा नहीं। तीनों रीतिबद्ध श्रेणी में है, लेकिन भूषण का नाम जो है वो हम वीर रस के लिए याद रखते हैं। भूषण, सूदन और लाल, ये 3 कवि ऐसे हुए जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस पर लिखा। शेष सभी रीतिबद्ध कवि जो हैं वो अलंकार, रस, गुण दोष, नायक नायिका भेद इत्यादि पे ही लिखते पाए गए। और अलंकारों में भी उन्होंने मुख्य अलंकार के रूप में जो है कुछ ही अलंकारों को, जैसे यमक, श्लेष, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों को ही अपनाया। और रसों में सिर्फ एक ही ऐसा रस था जिसको उन्होंने प्रमुखता दी, और वो था श्रृंगार रस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दरबारी संस्कृति थी, दरबार में रहकर, राजाश्रय में रहकर जो राजा को अच्छा लगे उस तरह की कवि रचना करनी थी। तो ऐसे क्षेत्र में हम बिहारी को भी अछूता नहीं पाते, उन्होंने भी श्रृंगार रस पे बहुत अत्युक्तिपूर्ण लिखा है। तो यदि कवि को अपनी जीविका चलानी थी तो उसको इस रस पे लिखना था। लेकिन भूषण, सूदन और लाल की बात अलग है। जब भूषण ने लिखा है तो शिवाजी और छत्रसाल के जैसे नायकों को आधार बनाकर अपना सारा का सारा काव्य लिखा है, तो उसमें वीर रस आ जाता है। ये भी श्रृंगारिक कवि थे। इन्होंने कई तरह की रचनाएं रची, कुछ रस आधारित, कुछ नायिका नायिका नायक नायिका भेद आधारित, और कुछ छंद आधारित। जो मुख्य मुख्य है उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि कभी टिप्पणी लिखने को आए तो आप इस पर विशेषतः लिख सकें। सबसे पहली बात करते हम इनके रस विलास। बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। नाम से ही पता चलता है कि ये ग्रंथ जो है रस पर लिखा गया, यानी इसका आधार जो है रस, रस के अवयव इत्यादि इत्यादि उन पर लिखा गया है। उसकी पहचान, उसके लक्षण और उससे संबंधित काव्य रचना, उदाहरणों को देते हुए काव्य रचना की गई है। अब आधार ग्रंथ, मैंने केशव को पढ़ाते समय भी आपको बहुत बताया था कि केशव
किन के आधार पर, किन अपने पूर्ववर्ती किन आचार्यों की लेखनी के आधार पर अपने लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और चिंतामणि का क्षेत्र उनसे अलग है, जैसे उनका भामह, उद्भट, दंडी इत्यादि पर या केशव मिश्र के आधार पर उन्होंने अपनी काव्य रचना की थी। इनका आधार जो है वह अलग है। पहला है भानुदत्त। भानुदत्त की रसमंजरी जो है वो इनका प्रमुख आधार था इनके काव्य ग्रंथों का। और भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर इन्होंने अपने रसों का वर्णन जो है, रसों के उदाहरण दिए, उसमें आधार इन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी को बनाया। दूसरी बात करते हैं, दूसरे ग्रंथ की बात करते हैं, रसमंजरी। दूसरा जो था वह धनंजय का दश रूपक। बहुत प्रसिद्ध कवि और बहुत प्रसिद्ध ही उनकी रचना है। बहुत से रीति ग्रंथकारों ने इसको अपना आधार बनाया है, दश रूपक। तीसरा जो नाम है विश्वनाथ जी का, 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं और साहित्य दर्पण नाम की इनकी कृति है। तो यदि चिंतामणि और केशव में यदि तुलनात्मक प्रश्न आता है तो आप दोनों के आधार ग्रंथों को अलग अलग वर्णन करके इस तरह की बात बता सकते हैं कि दोनों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को आधार बना कर लिखा, लेकिन उनके आधार अलग थे केशव के और चिंतामणि के आधार अलग थे। अलग अलग कृतियों में इन्होंने अलग अलग पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को आधार बनाया। दूसरी बात करते हैं, श्रृंगार मंजरी इनकी कृति बहुत प्रसिद्ध रही। श्रृंगार मंजरी जो कि नायक नायिका का भेद है। नायक नायिका भेद पर लिखी गई कृति है। कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सी कृति रस का वर्णन करते हुए है, निम्न में से कौन सी कृति अलंकार ग्रंथ है, निम्न में से कौन सी कृति नायक नायिका भेद पर लिखी गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने जो पढ़ी रस विलास, उसका रस, उसमें रस का वर्णन था, और श्रृंगार मंजरी पढ़ते हैं, इसमें नायक नायिका भेद का वर्णन है। और भी इसके बारे में, चूंकि हमें पता है कि ब्रज भाषा रीतिकाल की मुख्य भाषा थी, तो हमें इस बारे में बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर लक्षण ग्रंथ जो हैं वह ब्रज भाषा में ही लिखे गए। इसके बारे में एक सवाल और बनता है। आंध्र के अकबर शाह नाम के कवि थे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले, इन्होंने श्रृंगार मंजरी का अनुवाद भी किया था। पूछा जाता है बहुत बार ये सवाल, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नाम आपका सुना नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया। आंध्र के अकबर शाह नाम के कवि थे, इन्होंने इस श्रृंगार मंजरी का अनुवाद भी किया है। अब तीसरी जो प्रमुख कृति जो बहुत पूछी गई है वह है छंद विचार पिंगल। कहीं इसका नाम छंद विचार पिंगल मिलेगा और कहीं इसका नाम छंद विचार ही मिलता है। इस छंद विचार पिंगल जो है, इसमें आश्रयदाता के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नागपुर के सूर्यवंशी राजा मकरंद शाह भोंसला थे, नागपुर के रहने वाले थे। दूसरी बात सूर्यवंशी थे, और तीसरी बात इनका नाम प्रमुख था, वह था भोंसला मकरंद शाह। रीतिकाल में जो है वह आश्रयदाताओं के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये इनके आश्रयदाता थे, इस समय चिंतामणि के आश्रयदाता थे, यानी इनके आश्रय में रह करके इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो सवाल बनता है कि मकरंद शाह भोंसला के आश्रयत्व में रह करके चिंतामणि द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये कृष्ण चरित है, यानी कृष्ण को आधार बना करके छंदों का, विभिन्न छंदों का इन्होंने निर्माण किया है, उसके लक्षण दिए हैं और उसके उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अगली जो कृति जो आरपीएससी के परीक्षाओं में सर्वाधिक बार पूछी जाती है,
वह है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु 5 से 6 बार मैंने इस सवाल को देख लिया है आरपीएससी के पेपर्स में, जहां उन्होंने इस रचना के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो इसका रचना काल ही पूछा जाता है। 1650 में इसे रचा गया। 1650 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना होती है। इसके अलावा इसके आधार ग्रंथ बहुत बार पूछे गए हैं और ये चिंतामणि की सबसे प्रसिद्ध कृति है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके आधार ग्रंथ क्या है। अलग अलग कृतियों के अलग अलग आधार ग्रंथ आपको याद करने पड़ेंगे। आधार ग्रंथ कह सकते हैं इन्हें, इनका दूसरा नाम उपजीव्य ग्रंथ भी आता है, यानी किस कृति को आधार बनाकर एक नवीन कवि एक नवीन रचना करता है, नवीन काव्य रचना करता है, नवीन ग्रंथ की रचना करता है, उसे हम आधार ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि मम्मट इनके पूर्ववर्ती हैं, इसलिए हम सबसे पहला नाम मम्मट का लेते हैं। और मम्मट की रचना का नाम आपको पता ही है, काव्य प्रकाश। मम्मट और दंडी की रचना के नाम तो आपको कभी भूलना ही नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरव्यू में भी ये दो नाम पूछे जाते हैं, तो आपको इनका नाम तो याद होना ही चाहिए। पहला है मम्मट, दूसरा वही धनंजय मैंने आपको बताया, और इसकी कृति दशरूपक आपको पहले भी बताई। तीसरा नाम जो है वह अकबर शाह का ही आता है। कृति का नाम श्रृंगार मंजरी ही उन्होंने रखा था। चौथा नाम भानुदत्त का आता है। आप देख लीजिए भानुदत्त की रस मंजरी। सर्वाधिक बार रस आधारित अगर कोई ग्रंथ है तो उसमें आधार जो है, आधार ग्रंथ के रूप में भानुदत्त की रस मंजरी को ही रखा गया है। रीति काल में जितने भी रस आधारित लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो सभी लगभग भानुदत्त की रस मंजरी को आधार बना करके ही लिखे गए हैं। इसके अलावा काव्यांग का इसके अंदर क्या क्या है वो भी समझ लीजिए आप। ये तो हो गए इनके आधार ग्रंथ। अब इनके अंदर इसका मुख्य वर्ण विषय क्या है, किस पर लिखी गई है, तो वो भी देख लीजिए। इसमें सभी 10 काव्यांग है, यानी हम कह सकते हैं काव्य दशांगों का वर्णन इस काव्यांग इसके अंदर लिखे गए। अब इसके साथ इसके अलावा ये भी बता दूं आपको चिंतामणि के बारे में एक और बात खास कि किस किस के राज्याश्रय में रहे। ये हो गई कविकुल कल्पतरु के बारे में, 1650 ईस्वी में रची गई। इसमें 10 काव्यांगों का वर्णन है। इसमें ये 4 कवि की कृतियों को आधार बनाया गया है। आगे चलते हैं, किस किस राजा के आश्रयत्व में रहे। एक हम पता कर चुके हैं, मकरंद शाह भोंसला, एक नाम मैं आपको दे चुकी हूं। उसके अलावा हम और आश्रयदाताओं के नाम भी पूछ लेते हैं कभी परीक्षाओं में, तो उनको भी जान लेते हैं। इनके आश्रयदाता कौन थे, यानी किन किन के आश्रय में रहकर इन्होंने लक्षण ग्रंथों का या काव्य का निर्माण किया। वो थे बाबू रुद्र शाह सोलंकी, बाबू रुद्र शाह सोलंकी। दूसरा नाम था शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां। फिर है एक और नाम जो बहुत कम सुनने में आता है, जैन-दी अहमद। और एक नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, मकरंद शाह भोंसला। इन 4 राजाओं के आश्रय में ये रहे। और भी कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे, भूषण के बारे में पढ़ेंगे, और भूषण और मतीराम के बारे में एक विशेष वीडियो अलग से आपको दिया जाएगा। और फिर देव के बारे में पढ़ेंगे कि उनको किन किन ने आश्रय दिया, उनके कौन कौन सी कृतियां हैं, और उनके आधार ग्रंथ क्या है, उनका वर्ण विषय क्या है। जिन रीति आचार्यों के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है, हम उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। और रीतिबद्ध रीति सिद्ध में खाली एक हम बिहारी के ही विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वाधिक सवाल उन्हीं पर पूछे गए हैं। मुक्त में हम गणानंद के बारे में विशेषता पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन पर पूछे गए हैं। और रीतिबद्ध में कई सारे कवि हैं, जैसे केशव, चिंतामणि, भूषण, देव, कुलपति मिश्र, मतीराम इत्यादि। इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा टिप्पणी परक जानकारी रखेंगे, ताकि यदि एक बड़ा सवाल भी आता है तो हमें उसको बनाने में दुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक, शेष अगले वीडियो।